दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। कौन था वो। एक बार की बात है, एक रिया नाम की लड़की एक इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसके कुछ दोस्त थे जो बहुत ही खास थे। एक दिन रिया को उनकी सबसे खास दोस्त दीपा ने अपनी बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया। इसलिए रिया ब्यूटी पार्लर गई थी। क्योंकि वह सजने संवरने की बड़ी शौकीन थी, इसलिए वहाँ से लौटते समय उसे काफ़ी देर हो गई। उसने कार निकाली और बर्थडे पार्टी के लिए रवाना हुई। रिया जिस जगह रहती थी उससे उसके दोस्त का घर 8 किलोमीटर के आसपास था। रात के 7 बज चुके थे, अंधेरा भी घना था, लेकिन रिया सही समय पर अपने दोस्त के घर पहुंच गई। रिया को दोस्त ही देखते ही उसकी दोस्त दीपा बोली, रिया तुम इतना लेट कैसे हो गई? सभी लोग बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम आ जाओ और केक कटें। सॉरी यार, वो ब्यूटी पार्लर में देर होगी, चलो कम ऑन केक काटते हैं। संध्या, रिया तुम इतना सुंदर लग रही हो, लगता है सीधे ब्यूटी पार्लर से सज संवर कर आ रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और रिया की सभी दोस्तों ने बहुत प्रशंसा की और स्वागत किया। बर्थडे पार्टी का केक काटा गया। सभी दोस्तों ने बहुत ही मस्ती की, नाच गाना किया, एक दूसरे के साथ खूब गप्पे लड़ाए। उन्हें पता भी नहीं चला कि रात के 11 कब बज गए। कुछ देर बाद सभी दोस्त अपनी अपनी जगह निकल गए। रिया भी अपनी कार उठाकर घर को चल दी, लेकिन कुछ ही दूर पहुंची कि अचानक बारिश शुरू हो गई। इस बारिश को भी अभी आना था, क्या करूं, वापस लौट चलूं? चलती हुई देखते शायद रुक जाए कुछ देर। लेकिन बारिश और तेज हो गई और भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजलियां कड़कने लगी। रिया धीरे धीरे कार चलाती रही। कुछ देर बाद बारिश थम गई, किंतु आगे जाकर देखा कि जाम लगा हुआ है। रिया पास में खड़े आदमी से, भैया यहाँ क्या हो रहा है, इतना जाम क्यों लगाया? आदमी रिया से, भारी बारिश के कारण रास्ता खराब हो गया, उसे ठीक करने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया है। गाड़ियों की संख्या और रास्ता देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जाम अब सुबह तक खुलेगा। लेकिन कुछ गाड़ियां एक कच्चे रास्ते से होकर जा रही थी, तो रिया ने भी उनके पीछे पीछे चल दी। अचानक रिया की कार बंद हो गई। कुछ देर में सभी गाड़ियों की बत्ती भी ओझल होने लगी। अब रिया अकेली रात में कार से उतर रही थी और ना ही किसी को कॉल कर पा रही थी, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। रिया चाबी को बार बार दाएं बाएं घुमा रही थी कि अचानक उसे अपनी माँ का ताबीज याद आ गया। उसे पकड़कर मन ही मन ईश्वर का ध्यान करके कार चालू की तो कार तुरंत चालू होगी। रिया ने स्पीड में कार चलाई, किंतु कुछ दूर जाके खंडर के सामने कार रुक गई। चारों तरफ भयंकर अंधेरा था। हवाएं साई साई की आवाज़ कर रही थी। रिया का डर के मारे बुरा हाल था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कार से उतर के देखे। तभी उसके सामने से कुछ सफ़ेद वस्तु दिखाई दी। रिया मन में, ये सफ़ेद वस्तु कौन है, कोई भूत तो नहीं? और अचानक वो दो तीन हो जाती है। देख रिया के माथे से डर की बूंदें टप टप टपकने लगती है। अपनी कार के दरवाजे और शीशे बंद कर देती है। थोड़ी देर में तीनों आकृतियाँ कार के आसपास घूमने लगती है। सब देख रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी वे कार के शीशे तोड़ देते और रिया को बाहर फेंक देते। रिया समझ जाती है कोई लुटेरे और अपने गहने उतार कर देने लगती है। रिया लुटेरों से, ये लो सब गहने ले लो, पैसे भी ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी एक लुटेरा सारे गहने ले लेता, लेकिन अभी उनका मन नहीं बढ़ता। रिया पर हवस पूरी करने के लिए जानवरों की तरह टूट पड़ते। रिया चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई है कोई है। लुटेरा रिया से, या कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तभी एक लुटेरे के सिर पर एक जोरदार झटका सा पड़ता है। वह चिल्लाता हुआ गिर पड़ता है। एक सफ़ेद कुर्ता पायजामे में आदमी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, वह तीनों को पीट पीट कर मार के भगा देता है। रिया आदमी से, आप कौन है? मैं नहीं जानती, लेकिन आप मुझे इन दरिंदों से बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। तुम वाकई एक फरिश्ता हो। आदमी रिया से, अब तुम सुरक्षित हो, अपनी कार चालू करो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ, यह स्थान नहीं ठीक नहीं है। और इतना करके वह आदमी फरिश्ता गायब हो जाता है। रिया तुरंत कार चालू करती है। उसकी कार भी चालू हो जाती है और वह घर के लिए निकल जाती है। किंतु यह बात उसके लिए रहस्य बन जाती है कि वह आदमी, वह फरिश्ता, वह कौन था, वह कहाँ से आया था और वह कहाँ गायब हो गया। आत्मा। भोपाल शहर में देवरत्न नाम का इंजीनियर रहा करता था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी थी। एक बार गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के गांव में गया। वह गांव पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था, इसलिए वहां तक पैदल ही जाया जा सकता था। दोनों पति पत्नी पैदल चलते चलते थक गए, इसलिए वहां पहुंचकर उन्होंने एक रूम किराए पर लिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद देवराम अपनी पत्नी से बोला, रूपा मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आता हूँ। रूपा देवराम की पत्नी का नाम था।
जब तक तुम आराम करो यहाँ से बिना बताए कहीं पर मत जाना। देवरत्न की पत्नी हाँ बोल देती है, किंतु वह अकेले बोर होने लगती है, क्योंकि जिस घर में उन्होंने कमरा लिया था उस घर में उनके अलावा और कोई नहीं रहता था। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ उस गांव में घर भी दूर दूर बने थे। देवरत्न की पत्नी का अकेले मन नहीं लगता है और दरवाज़ा खोलती है तथा आंगन में बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है, जिस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी और देवरत्न की पत्नी को लगातार घूरे जा रही थी। देवरत्न की पत्नी बोली, कौन हो तुम और वहाँ से मुझे लगातार क्यों घूरे जा रही हो, यहाँ आओ। लेकिन इतना सुनते ही वह तुरंत पहाड़ियों की तरफ भाग गई। उसका ऐसा बर्ताव देख देवरत्न की पत्नी को बड़ा अजीब लगा। तब उसका पति आ जाता है। देवरत्न की पत्नी ने देवरत्न को उस औरत के बारे में बताया। देवरत्न बोला, होगा कोई औरत, तुम यहाँ नई नई आई हो इसलिए तुम्हें देखने आई होगी। लेकिन देवरत्न की पत्नी को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। देवरत्न की पत्नी ने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से पहाड़ी इलाके में बहुत ही आनंद लिया। पर्वतों पर गिरती हुई बर्फ़ तथा पर्वतों से प्राकृतिक मनोरम दृश्यों का भरपूर आनंद लिया। इस प्रकार उन्हें वहाँ पर 2-3 दिन हो गए। एक दिन देवरत्न की पत्नी किसी काम से घर बाहर गया होता, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखट की आवाज़ की। उसकी पत्नी तुरंत दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती और देखती है कि उस पेड़ के नीचे वही औरत फिर खड़ी और उसे घूरे जा रही थी। देवरत्न की पत्नी उस औरत को देखते हुए गुस्सा हो गई। देवरत्न की पत्नी ने उस औरत को दौड़कर पकड़ लिया और पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो और मुझे क्यों घूरती रहती हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरे जा रही थी। कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, शीला, और छूटकर भाग गई। औरत के इस व्यवहार से देवरत्न की पत्नी हैरान रह गई और सोचने लगी, ये कैसी औरत है। कुछ देर बाद देवरत्न आ गया और देवरत्न की पत्नी ने सारी घटना बताई। देवरत्न भी हक्का बक्का रह गया कि कौन हो सकती है वो औरत। उन्हें 2-3 दिन बीत गए। एक रात ठंड बहुत थी, मूसलाधार बारिश के साथ आंधी आई। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और दोनों पति पत्नी चौंक गए कि रात को इस समय किसने दरवाज़ा खटखटाया होगा। देवरत्न ऊंची आवाज़ में, कौन है दरवाजे पर। कुछ देर तक कोई आट नहीं हुई। फिर दोनों ने सोचा शायद हवा से दरवाज़ा हिला होगा, किंतु कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज़ और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देवरत्न की पत्नी बोली, यह स्वर तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे, आवाज़ उस औरत की है जो मुझे रोज़ घूर कर देखती है। कौन है दरवाजे पर, क्या चाहता है। औरत धीमे स्वर में, दरवाज़ा खोलो, मैं शीला हूँ, अंदर आना चाहती हूँ, मौसम ख़राब है, दरवाज़ा खोलो। देवरत्न की पत्नी दरवाज़ा खोलने के लिए चल देती है, किंतु तभी उसकी एक फ़ोन की घंटी बजी। देवरत्न की पत्नी ने फ़ोन उठाया, जो मकान मालकिन था। मकान मालकिन, हेलो रूपा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। देवराज की पत्नी, मगर अभी तो दरवाज़ा खटखटाया किसी ने और दरवाजे पर कोई औरत रो रही है। मालकिन, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। असल में वो औरत एक आत्मा है जो इसी गांव में रहती है। जब जब तेज़ बारिश और आंधी आती है वो आंधी का बहाना बनाकर दरवाज़ा खोल देती है। अगर कोई दरवाज़ा खोल भी दे तो वह मर जाता है। इतना बात सुनते उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुबह होते ही वह मकान मालिक के घर पहुंचे, पूरे मामले के बारे में उनसे पूछने लगे। मकान मालकिन, कुछ समय पहले उस औरत का पति पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया था। फिर ये औरत भीख मांग मांग कर अपने दिन बिताती, किंतु एक दिन सर्दियों में भयंकर बरसात और आंधी आई। उस समय उस औरत ने सबके दरवाजे खटखटाए थे, घर में रुकने की प्रार्थना की, किंतु किसी ने उसे अपने घर में शरण नहीं दी। सुबह उसकी गांव के चौराहे पर लाश मिली। तब से ही उस औरत की आत्मा इसी गांव में रहती है और जब भयंकर बरसात और आंधी आती है तो सभी के दरवाजे खटखटाती है और अगर कोई दरवाज़ा खोल दे तो उसकी सुबह ही मौत हो जाती है। उसके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दोनों पति पत्नी भोपाल वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपको जहाँ भी रखे सुखी रखें।